क्लास 9 आपके लिए एक फाउंडेशन है। ये क्लास एक्चुअली में डिसाइड करती है कि आप आगे 10th 11th 12th में कैसा परफॉर्म करोगे। क्लास 8 तक देखा जाए तो सब कुछ ठीक चलता है, बहुत कैजुअल से पढ़ाई चलती है, लेकिन क्लास 9th में आते ही अलग सा एक बर्डन सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। 9th से पहले साइंस, जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किताब तो एक ही रहती है, लेकिन फिर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स में तीनों के अलग अलग टीचर्स भी होते हैं। फिजिक्स को पढ़ाने के लिए अलग, केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए अलग, और वहीं पे बायो को पढ़ाने के लिए अलग। फिजिक्स के न्यूमेरिकल एक प्रकार से बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। बायोलॉजी के बहुत इन डिटेल कंसेप्ट एक प्रकार से आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देते, बिकॉज बायोलॉजी की डिटेल में, सेल टिश्यू के डिटेल में जाना शुरू कर देते हैं हम 9th क्लास में। और वहीं पे केमिस्ट्री में पहले 2 चैप्टर बहुत आसान लगते हैं, लेकिन 3rd और 4th यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल तक आते आते आपको समझ में आता है कि केमिस्ट्री भी उतनी आसान नहीं है। तो क्या हमें इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ अपनी 9th क्लास को बिताना पड़ेगा? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि कैसे 9th क्लास में साइंस को मास्टर करें। लेकिन उससे पहले आपको विक्रम की एक कहानी बताता हूं। चलिए, विक्रम मेरा स्टूडेंट था। सच बताऊं तो 8th क्लास को हम लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन जब वो 9th में मेरे पास आया था, मैं बताऊंगा पूरी कहानी, लेकिन 8th क्लास में उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। और 9th क्लास में भी उसके कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी थी और वो काफी अच्छे डाउट पूछता था। लेकिन 8th क्लास से 9th क्लास में आना, उसकी जो जर्नी थी, उसने उसको बहुत कैजुअली लिया। उसको लगा कि 9th क्लास में भी बिल्कुल वैसी पढ़ाई रहेगी। पढ़ाई करता था, लेकिन तरीका जो था वो अभी भी 8th क्लास वाला ही वो फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से 9th क्लास में उसके पहले यूनिट टेस्ट में मार्क्स बहुत ज्यादा गिरे। उसके पेरेंट्स आए, हम लोगों ने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि 8th क्लास में वो कितने मार्क्स स्कोर करता था और 9th में फर्स्ट ड्यूटी में उसने मार्क्स कम स्कोर किए। फिर हम लोगों ने एक्चुअली में एनालाइज किया कि अभी भी उसके पढ़ने के तरीके 8th वाले ही थे, तो हमने कुछ चीजों में बदलाव लाए, कुछ इंप्लीमेंट्स किए, और अगले यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स थोड़े से बेहतर हुए और धीरे 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 उसकी 9th की परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होती चली गई। ऑल्दो उसने 8 जितने मार्क्स फाइनल में भी स्कोर नहीं किए, बट काफी बेहतर हुआ वो अपने पहले यूटी के मुकाबले। और जहां पे उसने 8th क्लास में 95% मार्क्स स्कोर किए थे, जो कि उसके लिए बहुत ईजी जॉब था, वहीं पे 9th क्लास में 90% मार्क्स तक पहुंचा वो, लेकिन उसके लिए उसको एफर्ट थोड़े ज्यादा मारने पड़े। लेकिन जीवन में वो अपने कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस लेके आया। अब ये विक्रम की बात तो काफी साल पहले है, तो जो मैंने विक्रम को बताया वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन मैंने इस दौरान बहुत कुछ और सीखा। तो जो मैंने अपने जीवन में सीखा, अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस है 9th क्लास को पढ़ाने के, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने दिमाग से टेंशन निकालनी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आई विल स्कोर 95% मार्क्स इन साइंस। अभी जाओ, अभी और कमेंट सेक्शन पे लिखो, तब मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। लिखा? नहीं लिखा? देखो, एक छोटी सी कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप आगे इन सारी बातों को कैसे फॉलो करोगे? जल्दी जाओ, कमेंट सेक्शन पे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। अब 9th क्लास की साइंस में हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट के ऊपर अलग तरीके से मेहनत करनी होती है। तो सबसे पहले आओ, साइंस में जितने भी यूनिट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब 9th में मेजरली ये 4 यूनिट्स आपको मिलेंगी। अब इन 4 में से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, वही आपके लिए आगे के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट में हमारे लिए आ जाती है केमिस्ट्री, सेकेंड यूनिट में आती है बायोलॉजी और 3rd यूनिट में आती है हमारी फिजिक्स। अब इन सब में मास्टरी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। तो आओ इन स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पे बात आती है मैथमेटिक्स की। अब फिजिक्स में और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में, जैसे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर में, आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में कैलकुलेशंस, डेसिमल, यूनिट कन्वर्जन, इन बेसिक मैथ्स की आपको जरूरत तो पड़ने वाली है, ये तो कोई दो राहें नहीं है। अब अगर आपकी मैथ्स कमजोर हुई तो फिजिक्स तो इंपैक्ट होगी, केमिस्ट्री का भी एक आध चैप्टर 9th में इंपैक्ट होगा। तो आपको रोज या हफ्ते में 3 दिन एट लीस्ट 30 मिनट रोज देने अपनी बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती है। अगर आपकी वीक है तो उसके बाद रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% बच्चे अपने आप से रीडिंग करना ही बंद कर चुके हैं। और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अब होता क्या है कि ट्यूशन सेंटर या स्कूल में बहुत इजी भाषा में सिखाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को लगता है कि मैंने ये सीख लिया, अब बहुत है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं और उन बड़े बड़े पैराग्राफ्स में साइंटिफिक वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया गया। तो रोज चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, लेकिन पैराग्राफ्स को पढ़ो। अच्छे वोकैबुलरी वाले जो वर्ड्स है, साइंटिफिक वर्ड्स है, उनको अंडरलाइन करो, उनको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करो, और आंसर्स लिखते वक्त वो वर्ड्स आपको याद आएंगे तो आंसर बेहतर बन पाएंगे। प्लस साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ने से एक अलग स्किल डेवलप होगा। आप मुश्किल भाषा को भी समझना शुरू करोगे, लेकिन धीरे धीरे। इसको एकदम से बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं करना है।
अगर आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन सेंटर में आज एक टॉपिक हुआ है और एनसीईआरटी में उसके 4 पैराग्राफ हैं, तो आज 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, कल 2 पैराग्राफ पढ़ लिए। इस तरीके से आपको रीडिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। और जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी में अच्छे साइंटिफिक वर्ड्स ऐड होंगे ना, आगे के चैप्टर्स 10x से जाओगे, 10x से सीखोगे, ये बात की गारंटी दे रहा हूं। अब आओ चलो यूनिट वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट केमिस्ट्री, तो आओ इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब केमिस्ट्री 9th की इस तरीके से डिजाइन है कि आपको लाइन वाइज ही जाना पड़ेगा चैप्टर में, कोई भी पहले शुरू नहीं कर सकते। पहले फर्स्ट यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिर सेकंड यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगर मैं पहले अभी इन 2 चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो फ्रैंकली स्पीकिंग पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें जो टॉपिक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है वो है लेटेंट हीट। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जैसे लेटेंट हीट आएगा या आने वाला है, अगर आप वन शॉट देखने वाले हो कहीं पे भी, जो कि हमने इस चैनल पे भी डालना शुरू कर दिया है, चैप्टर 1 का वन शॉट डल गया है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो क्या पता और भी चैप्टर्स के वन शॉट डल गए, तो लेटेंट हीट पे ज्यादा काम करो। जब मैंने वन शॉट बनाया तो मैंने लेटेंट हीट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कराए, सबसे ज्यादा टॉपिक पे काम हमने लेटेंट हीट पे किया, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी दिखाई ताकि वो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो पाए। अदरवाइज बाकी सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा इजी है, इवेपोरेशन भी लेटेंट हीट पे बेस्ड ही है। सेकंड चैप्टर में जैसे हम घुसेंगे, एक तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज निकालने के कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, प्लस ये एक एक्स्ट्रा लेवल है फर्स्ट चैप्टर का, यानी कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो जब तक फर्स्ट चैप्टर अच्छा ना हो, कम से कम आपने उसके 100-150 क्वेश्चन ना बनाए, सेकंड चैप्टर पे जाना बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर पे जाना है। लेकिन ध्यान रहे, आपके लगभग हाफ ईयरली के बाद जो 3rd और 4th चैप्टर शुरू होंगे वो एक्चुअली में असली टास्क होगा, जिसके बारे में अभी मुझे लगता है मैं बेसिक लेवल पे बात करूं तो सही रहेगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों चैप्टर्स में आपको एटम के बारे में इन डिटेल पढ़ना है। तो एक एक टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, अदरवाइज आगे जाके 10th, 11th, 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। 10th क्लास में फॉर्मूला मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। अब इस चैप्टर के अंदर आपको वैलेंसीज और मॉलिक्यूलर मास, ये सारी कुछ टेबल्स आएंगी जो याद करनी होंगी। तो मैं सलाह दूंगा कि जैसे आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो जाए, इन दोनों की टेबल्स बनाओ। मैं फिर भी कुछ रेफरेंस में यहाँ पे टेबल्स लगा दूंगा, आप ये टेबल्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें वैलेंसी है और मॉलिक्यूलर मास है। इन दोनों को आप कहीं पे लगा के याद करना शुरू कर देना, आप बाकियों से वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे, क्योंकि उन सबको भी याद करना ही पड़ेगा। अब अगर बात करें बायोलॉजी, जिसको बच्चे समझते हैं कि इनको रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेजरली बात करूं, बायोलॉजी के 2 चैप्टर है, सेल और टिश्यू। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को आप बायोलॉजी में कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेजरली 2 चैप्टर है। दोनों चैप्टर अगेन आपस में इंटरकनेक्टेड है। पहले सेल के बारे में पढ़ोगे, तभी टिश्यू के बारे में पढ़ोगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि बायोलॉजी को हमेशा फ्लो चार्ट से पढ़ो। जैसे टिश्यू चैप्टर में आपको प्लांट टिश्यूज पढ़ने हैं तो फ्लो चार्ट आ गया, एनिमल टिश्यू है तो फ्लो चार्ट आ गया। मैं अपने पेड बैच में जब भी पूरा चैप्टर खत्म कर देता हूं तो बायोलॉजी के फ्लो चार्ट्स बनवाता हूं, ताकि बच्चा इस फ्लो चार्ट में समझे कि हमने क्या क्या पढ़ा और किसके बाद क्या आया। फर्स्ट चैप्टर में आपने सबसे पहले सेल की बेसिक पढ़ाई करी, सेल मेम्ब्रेन आए, फिर ऑर्गेनल्स आए, साइटोप्लाज्म आया, न्यूक्लियस आया। ऐसे सेकंड चैप्टर में पहले प्लांट के टिश्यूज आए सारे, फिर एनिमल के टिश्यूज आए और उनका फ्लो चार्ट बना। चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो। जैसे टिश्यूज के बारे में बात करें तो 2 लेवल पे पढ़ाई होती है। एक होता है कि हम टिश्यूज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और फंक्शंस पढ़ते हैं। बायोलॉजी में फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो बोलने जा रहा हूं लिख लो, डिफरेंस बिटवीन, सबसे ज्यादा सवाल बायोलॉजी में आते हैं। तो जितने भी आपको लगता है डिफरेंस बिटवीन बन सकते हैं, उनकी एक अलग से नोटबुक बना लो 5 रुपए की। जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, लिम्फ, ब्लड में भी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, जैसे पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा। और अगर अभी आपने सेल चैप्टर ही पढ़ा है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंसेस की अलग से एक किताब बना लो, यकीन मानो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हाँ, ऑब्वियस बात है, बहुत सारी चीजें आपको बायोलॉजी में रटनी होंगी, लेकिन मेजर चीजों को समझो, फ्लो चार्ट बनाओ, डिफरेंस की टेबल बनाओ, ज्यादा बेहतर कर पाओगे। अब बात करते हैं फिजिक्स, सबसे इंटरेस्टिंग। यहाँ पे रटने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे चीजें आपको समझनी होंगी। तो इसको आप 3 लेयर मेथड पे काम कर सकते हो। पहला लेयर मेथड यानी कि लेयर 1, जिसमें आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे। जो पढ़ने जा रहे हो उसको थ्योरेटिकली पढ़ो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। पहले देखो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं। लेटर से आप फर्स्ट चैप्टर पे आए और वहां पे आपके पास एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन क्या है, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्या ये मेरी डेली लाइफ में कहीं पे अप्लाई होता है? तो आंसर है हाँ होता है। कैसे होता है? स्कूटर के साइड में एक्सेलरेशन होता है, गाड़ी में होता है। उसके बाद सेकेंड लेयर पे आते हैं, जो कि हमारे पास आती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हर एक थ्योरी जो आपने पढ़ी है, अगर उसका कोई फॉर्मूला है, जो कि मेजरली फिजिक्स में होता है, तो उसका फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले में हर एक टर्म को समझो। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। यानी अब जो आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने आज एक्सेलरेशन पढ़ा है तो कसम खा लो कि आज मैं 20 क्वेश्चंस
20 सवाल, चाहे वो एमसीक्यू के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, लेकिन 20 सवाल एक्सेलरेशन के ऊपर जरूर बनाऊंगा। अब आप कहोगे सवाल कहां से मिलेंगे? बहुत सारी किताबें हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हो, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन हर एक टॉपिक के 20 सवाल बनाना जरूरी है। तो इन 3 लेयर की फॉर्म में चलना है। कंसेप्ट क्लियर करो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करो, फॉर्मूला बनाओ मतलब याद करो, और फिर उसकी एप्लीकेशन मतलब उसके ऊपर सवाल बनाने हैं, अदरवाइज फिजिक्स में हो जाओगे फेल। देखो यार, कंक्लूजन ये है कि अगर आपको बोला जाए कि क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप 9th क्लास में साइंस ना पढ़ो, आंसर है नहीं। अब दुनिया में 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक जिनको साइंस से प्यार है, उनके लिए साइंस पढ़ना एक बहुत डिफिकल्ट जॉब नहीं होगी, ये सारी चीजें उनकी हेल्प करेंगी। लेकिन जो बच्चे को साइंस से नफरत है या साइंस पढ़ना ही पसंद नहीं है, मैं चाहूंगा कि एक बार उसकी अच्छाइयाँ देखो, साइंस को अपने आसपास देखो, हमारे एक्सपेरिमेंट्स के शॉर्ट देखो। कितने सारे 9th के कंसेप्ट के ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं कि मटके में पड़ा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है, कुत्ते गर्मियों में जीभ क्यों बाहर निकाल लेते हैं। कितनी प्यारी है पढ़ाई अगर आप उस तरीके से समझोगे तो। प्यार करने की कोशिश करो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो देखो आपको वो रास्ता तो चलना ही होगा, है ना। क्यों ना चेहरे पे एक स्माइल के साथ और अपना 100% एफर्ट दे, क्या पता है जर्नी आसान हो जाए। तो ध्यान रहे इन तीनों यूनिट्स के बारे में मैंने आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए, उनको नोट डाउन कर लो, उन पे काम करो, और यकीन मानो 9th क्लास की साइंस की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। बाकी आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए 9th क्लास की साइंस को और बेहतर करने के लिए, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। 1 शॉट शुरू हो चुके हैं, इन्हीं अप्रोच पे 1 शॉट पढ़ा रहे हैं, अभी तक 1-2 1 शॉट आ भी गए होंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं इसी चैनल पे। बाकी क्या आपको और चाहिए आपके इस डर को साइंस को और बेहतर करने के लिए, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। लव यू।